है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 42। अगली सुबह आँख खुलते ही सिया ने सबसे पहले अपनी हथेलियों को बगल में ढकेला था। राध्या उठ ना, कॉलेज के लिए हम लोग लेट हो जाएंगे। राध्या। लेकिन अगले ही पल वह खुद ही काफ़ी जल्दबाजी में अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। इस वक्त खुद को अकेला और अयोध्या में देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी आ गई थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए राधे श्याम जी ने कहा, लाडो उठ गई। जिसे सुनते ही सिया ने भी तुरंत खुद के व्यस्त हुए कपड़ों को ठीक करने लगी थी। तब तक राधे श्याम जी भी उसके पास ही बैठते हुए आगे कहा, लाडो आज अच्छे से नींद आई ना। और जवाब में सिया ने बस अपनी गर्दन को थोड़ा हाँ में हिला दिया था, जिसे देख राधे श्याम जी ने इस पर हल्का मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपनी हथेलियों को फेर दिया था। बेटा तुम वहाँ खुश तो थी ना, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी या फिर वहाँ के लोगों को तुमसे कोई शिकायत, मेरा मतलब कि दामाद जी को तुमसे कोई शिकायत तो नहीं थी ना, वो इस रिश्ते से खुश तो है ना। अपनी बातों को कहते हुए इस वक्त राधे श्याम जी के चेहरे पर एक चिंता भी साफ झलकने लगी थी। शायद अभी भी उनके जहन में रमा चौधरी की कही हुई वो बातें घूम रही थी, जब उन्होंने यह कहा था कि राम वेदिका के साथ चंडीगढ़ गया हुआ है और आगे 2 दिन तक वह वहीं रहने वाला है। इन बातों को सुनते हुए भी उस वक्त राधे श्याम जी खामोश थे, लेकिन वह बातें उनके लिए एक चिंता का विषय भी बन चुका था, जो इस वक्त भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तो वही सिया एक क्षण की खामोशी के बाद अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। नहीं बाबा, वहाँ सब मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं और राम को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और मिसेस रमा चौधरी, क्या उन्हें भी तुमसे? ओफो, घर में कितना काम पड़ा है और आप यहाँ आकर बैठे हैं। आप जाइए, बाहर आपसे कोई मिलने आया है और अभी हमारी लाडो भी यही रहने वाली है, फिर आप आराम से बैठकर बात कीजिएगा। जहाँ अभी राधे श्याम जी अपनी बातों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही कमरे के भीतर आते हुए निर्मला जी ने कहा था, जिस पर एक नज़र राधे श्याम जी ने सिया की तरफ देखा और एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। तो वही अब तक निर्मला जी भी सिया के ऊपर बड़ी चादर को मोड़ते हुए आगे कहा, लाडो अब तुम भी जल्दी से नहा लो, मोहल्ले की कुछ औरतें तुमसे मिलने आई हैं। हमसे? हमसे क्यों? जहाँ अब तक सिया के चेहरे पर एक हैरानी थी, लेकिन निर्मला जी के चेहरे पर एक हंसी थी। अरे क्यों नहीं मिलना चाहेंगी? हमारी लाडो इतने बड़े घर की बहू बनी है और ऊपर से इतनी दूर दिल्ली में रहती है, तो उन्हें भी तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में जानने की उत्सुकता होगी ना। लेकिन इस बार निर्मला जी की बातों को सुनते हुए सिया सोच पड़ चुकी थी। तो वही निर्मला जी की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी तो लगता है कि राम जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमारे मोहल्ले की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या से कुछ ही दूरी पर ब्याही गई हैं, लेकिन हमारी लाडो तो सीधा दिल्ली में रहती है, जिसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बस ख्वाब ही देख सकते हैं। और आसपास मौजूद सामानों को सलीके से लगाते हुए अब तक निर्मला जी कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन सिया उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। राम जी, अब हम माँ और बाबा को कैसे बताएं कि हम अब वापस वहाँ नहीं जाना चाहते। एक समय के लिए हम वहाँ बेटी बनकर रह सकते हैं, लेकिन उस घर की बहू हम कभी नहीं बन सकते। और इतना कहते हुए उसने अब तक अपनी नज़रों को भी झुका लिया था। तो उधर दिल्ली में डाइनिंग टेबल पर सुबह का नाश्ता करने बैठी रमा चौधरी के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी हैरानी थी। तभी उन्होंने सामने ही बैठी शताक्षी की तरफ देखते हुए एक सवाल कर दिया था, ये बाकी लोग कहाँ हैं? आज किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या?
तो वही शताक्षी भी जैसे इस बात से थोड़ी अनजान थी कि तभी पास ही खड़ी केतकी ने कहा, मैडम जी, वो साहब जी को कुछ ज़रूरी काम था तो वो आज जल्दी ही चले गए हैं और बाकी छोटे साहब लोग अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आए हैं। शायद कल रात की तरह आज वो लोग नाश्ता के लिए भी बाहर नहीं आएंगे। व्हाट बट वाई? केतकी की बातों को सुन इस बार रमा चौधरी चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर एक गुस्सा भी साफ नजर आने लगा था। लगता है इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। ज़्यादा छूट देने की वजह से ये लोग सिर पर चढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें नीचे उतारना मुझे भी काफ़ी अच्छे से आता है। और गुस्से में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए वह आगे बढ़ी ही थी कि तभी डाइनिंग टेबल पर पड़ा उनका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे रजनीश व्यास के नंबर को देखते हुए एक क्षण के लिए उनकी भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल में वह अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोली, हेलो मिस्टर व्यास, इतनी सुबह सुबह आपका कॉल, सब खैरियत तो है ना? लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद रजनीश व्यास की बातों को सुनते ही उनके चेहरे पर एक तिरछी हंसी फैल गई थी। आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि हमें इतनी आसानी से वह ज़मीन मिल पाएगी। खैर, अब आप फिक्र मत कीजिए, आगे का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए वह तुरंत शताक्षी की तरफ मुड़ गई थी। मुझे अभी तुरंत जयपुर के लिए निकलना होगा, लेकिन शताक्षी, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम सौंप कर जा रही हूँ। अगले 2 दिन के लिए राम तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। और हाँ, मेरे लौटने के बाद वो मुझे पहले की तरह नॉर्मल और वेदिका से शादी करने के लिए राजी चाहिए, समझी तुम? लेकिन भाभी, मैं ये कैसे? रमा चौधरी की बातों को सुनते ही शताक्षी के चेहरे पर अब तक एक घबराहट साफ नजर आने लगा था, लेकिन वह अपनी बातों को पूरा कर पाते उससे पहले ही रमा चौधरी काफ़ी जल्दबाजी में चौधरी भवन से बाहर निकल गई थी, जिस वजह से अब तक शताक्षी की जुबान हल्की कांप उठी थी। ये भाभी मुझे किस मुसीबत में डालकर गई हैं? राम जी, अब इनके बेटे का वेदिका से मन भर गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब अपने बेटे पर इनका खुद का जोर नहीं चल रहा तो मेरा क्या ही सुनेगा? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार भाभी गुस्सा हुई तो समझ लो शताक्षी कि इस घर से तुम्हारा दाना पानी भी हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसलिए अब तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए शताक्षी अचानक से हल्का मुस्कुरा दी थी। इसके लिए क्यों न खुद वेदिका से ही हेल्प मांग ली जाए। अगर मेनका अपने पर आ गई तो विश्वामित्र की तपस्या को भी भंग करने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने फ़ोन पर वेदिका का नंबर डायल कर दिया था। तब उधर अयोध्या में सिया को एक घाघरे में देख वहाँ की औरतें काफ़ी ज़्यादा हैरान थीं। तभी उनके बीच में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, क्यों रे छोरी, बड़े शहर की हवा तुझे भी लग गई क्या? ब्याहता होकर भी ना मांग में सिंदूर है, ना माथे पर कुमकुम, और ये गला, ये कलाई भी सुनी रखी है। इतनी जल्दी हमारे दिए हुए संस्कार को भूल गई? अरे नहीं अम्मा जी, वो बस जल्दबाजी में, मैं अभी इसे अच्छे से तैयार करके लाती हूँ। उस महिला की बातों को सुनते ही सिया इस वक्त थोड़ी सकुचाई हुई सी खड़ी थी, लेकिन तभी उसका बचाव करते हुए निर्मला जी ने जवाब दिया था और सिया की कलाई को पकड़े हुए ही वो कमरे के भीतर चली गई थी। लाडो, ये सब क्या है? ये साज श्रृंगार तो औरतें अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये उनके सुहागन होने का प्रतीक होता है, और ये बात भी तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर भी ऐसे खुद को सूना क्यों रखा है? लेकिन अपनी जगह पर खड़ी सिया खामोश थी। तब तक निर्मला जी आगे बढ़कर अपनी अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकालते हुए बोली, इसमें गलती भी हमारी ही है। जब से आई हो तब से इस बात पर हमारा भी ध्यान नहीं गया। और सामने बेड पर ही अपनी कुछ साड़ियों को रखते हुए कहा, लाडो, अभी के लिए इनमें से ही कुछ पहन लो। आज शाम तुम्हारे बाबा को बोलकर
तुम उनके साथ बाजार चली जाना और अपने लिए। आप भी न चाची जी, कमाल करती हैं। इतनी सी बात के लिए चाचा जी को क्यों परेशान करना। हम लोग हैं ना, आज सिया को बाजार लेकर हम लोग जाएंगे। अभी निर्मला जी अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही कमरे के भीतर आते हुए राधा के साथ कंचन ने कहा था, जिसे देख निर्मला जी भी हल्का मुस्कुरा दी थी। अच्छा हुआ तुम दोनों यही आ गई। और ठीक है, शाम को तुम तीनों ही बाजार हो आना, लेकिन सबसे पहले इसे अच्छे से तैयार करके बाहर ले आओ। बाहर औरतें इसका इंतज़ार कर रही हैं। और जल्दबाजी में ही निर्मला जी कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन उनके जाते ही एक मायूसी के साथ सिया सामने ही बेड पर जाकर बैठ गई थी। उन साड़ियों को उलट फेर करने के बाद उसने एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था। तभी थोड़ा सकुचाते हुए राधा आगे बढ़ी और उसके बगल में ही बैठते हुए बोली, सिया, अभी भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं जीजी, आप ही क्या बोल रही हैं? हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे? इस वक्त सिया के भी नज़रों में एक हैरानी थी। तो वही राधा ने आगे कहा था, क्योंकि उस वक्त बाकियों की तरह मैंने भी तुझे ही दोषी मान लिया था, तुझसे नफ़रत करने लगी थी, जबकि मैं तो तेरी बहन थी। दूसरे ना सही, लेकिन मुझे तो तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। सिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तू बोल, तो मैं अभी दोनों कान पकड़ के। अरे नहीं जीजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी है और ना ही हम आपसे नाराज़ हैं। तो फिर हमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? जब से आई है बस खामोश है, जबकि पहले हम लोग मिलकर कितना उछल कूद, कितने मस्ती करते थे। तभी तो हर वक्त चाची जी की डांट सुनने को मिलती थी। लेकिन इस बार जब से आई है कितनी बदल गई है। इस बार सिया की बातों का जवाब देते हुए कंचन ने कहा था और सीधा सिया के बगल में जाकर बैठ गई थी। कहीं जीजा जी की संगति का असर तो नहीं पड़ गया है? वैसे अभी तक तूने बताया नहीं कि जीजा जी बस देखने में हैंडसम हैं या रोमांटिक भी हैं। इस बार कंचन की बातों को सुन सिया की भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन कंचन और राधा के चेहरे पर एक हंसी थी। तभी इस बार सिया के कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए राधा ने कहा, सिया, जब तुम्हारी और जीजा जी की पहली रात हुई थी उस वक्त जीजा जी ने तोहफे में क्या दिया था? फिर उसके बाद कमरे की बत्तियां भी बुझी थी। अपनी बकवास बंद करो जीजी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अपनी जगह से खड़ी होते हुए सिया ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन राधा थोड़ी हैरान थी। तो एक कंचन के चेहरे के भाव सामान्य थे, जैसे कि उसे पहले से सिया और राम के बीच की सारी सच्चाई मालूम हो। तभी सिया ने आगे कहा, वहाँ हम दोनों का कमरा भी अलग था और हमारा मिलना जुलना, हमारी बातें भी कम ही होती थी। हम इस शादी को भी नहीं मानते। लेकिन सिया ने अभी इतना ही कहा था कि दरवाजे पर ही खड़ी निर्मला जी को देखते हुए सिया सकपका सी गई थी। तो वही वैसा ही कुछ हाल कंचन और राधा का भी था। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए निर्मला जी ने कहा, वो हम कुछ सामान भूल गए थे। और सामने अलमारी से कुछ निकालते हुए वापस से कमरे के बाहर निकल गई थी। उस वक्त कुछ सोचते हुए उन्होंने सिया के सामने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था, लेकिन कमरे के बाहर निकलते ही उनके चेहरे पर एक घबराहट, उनका शरीर कांप रहा था। तो उधर दिल्ली में एक फैंसी रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट केबिन के भीतर जाते वक्त राम काफ़ी झुझलाया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाजुओं को पकड़े आगे बढ़ रही वेदिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। डोंट वरी बेबी, बस हम लोग आ गए, वेदिका ने कहा था। लेकिन उस केबिन के भीतर जाते ही राम चौंक सा गया था। इस वक्त उस केबिन को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर रंग बिरंगे लाइट्स के साथ वहाँ के फर्श पर गुलाब के पंखुड़ियों से जैसे चादर बिछे थे। सेंटर में रखा एक गोल टेबल, उसके ऊपर एक शैंपेन की बोतल के साथ 2 ग्लास और उसके बगल में ही एक रेड रोजेस से भरा हुआ गुलदस्ता। बगल में बैठने के लिए 2 मुलायम सोफे जैसे उस केबिन को काफ़ी रोमांटिक बना रहा था। लेकिन
उन्हें देखते हुए राम अवाक था। तभी केबिन के भीतर आते हुए एक वेटर ने कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही वेदिका ने उसे बाहर जाने का भी इशारा कर दिया था और राम के कंधों पर अपने सिर को रखते हुए उसके बाजुओं पर अपनी पकड़ कसती थी। राम, आई ऑलरेडी न्यू इट कि तुम्हें यह सब बहुत पसंद आएगा, क्योंकि तुम्हारी पसंद नापसंद मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। तभी तो मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ। राम, विल यू? वेदिका, व्हाट द हेल इज़ ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि हम एक सिंपल डिनर पर चल रहे हैं। तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना था, अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेके। लेकिन ये सब बेबी, ये सब वही तो है। जहाँ अभी वेदिका अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही अपनी बाजुओं से उसकी पकड़ को झटकते हुए राम ने कहा था। तो वहीं इस बार वेदिका अपनी दोनों हथेलियों से उसके चेहरे को पकड़ लिया था। बेबी, आज हम यहाँ अपने फ्यूचर के बारे में ही तो बात करने आए हैं। अब तक तुम्हारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो अब जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राम इस बार भी एक झुंझलाहट में ही अपने चेहरे से उसकी हथेलियों को झटक दिया था। वेदिका, जस्ट स्टॉप इट। अभी मैं इस बारे में बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। आई नीड सम टाइम। व्हाट? यू नीड सम टाइम? बट वाई? या फिर कहीं उस सिया को अपनी जिम्मेदारी कहते कहते तुम उसे प्यार तो नहीं कर बैठे? इस बार वेदिका के चेहरे पर एक गुस्सा था। यहाँ तक कि गुस्से में ही उसने राम के सर की कॉलर को भी पकड़ लिया था। राम, जस्ट लिसन केयरफुल। आई एम वार्निंग यू। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं उस सिया का वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और इस बार अचानक से हल्का मुस्कुराते हुए वेदिका ने राम के गालों को चूमना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही राम अपनी कॉलर से उसकी पकड़ को झटकते हुए उसे भी खुद से दूर ढकेल दिया था। आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एंड सिया के बारे में कुछ गलत करना तो दूर, उसके बारे में गलत सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, यस, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। इस बार राम के इन बातों को सुन, खासकर उसकी आखिरी लाइन को सुन, वेदिका अवाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।